मैं आपके लिए वीडियो बनाने में दिल से मेहनत करता हूँ, लेकिन जब मैं देखता हूँ कि आप मेरे वीडियो देखते हैं पर लाइक या सब्सक्राइब नहीं करते, तो सच में बहुत दुख होता है। ऐसा लगता है कि मेरी सारी मेहनत अधूरी रह जाती है। अगर आपको मेरी बात समझ में नहीं आती, तो मैं और क्या कहूँ? बस यही उम्मीद है कि एक दिन आप मेरी मेहनत को समझेंगे और उसका सम्मान करेंगे। ओह, मेरी तो हिम्मत नहीं हुई। मेरे चाचा ने सचमुच ऐसा बड़ा सम्मान अर्जित किया है। आपके भतीजे के लिए शांगवान परिवार के घोड़ों और कुत्तों की सेवा करना भी गर्व की बात है। हा हा हा। शांगवान फेक्सियोंग की प्रशंसा सुनकर जुओ फैन ने विनम्रता से हाथ हिलाए और मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि उसकी शरारती मुस्कान उसके इरादों को पूरी तरह उजागर कर रही थी, जैसे उसकी आकांक्षाओं के दो शब्द उसके चेहरे पर खुदे हों। यह शो है। शांगवान फेक्सियोंग ने उसकी ओर गहराई से देखा, हल्के से सिर हिलाया और बिना मुस्कुराए कहा, यह लड़का अब भी अपने पुराने अंदाज में ही है। लेकिन अंदर ही अंदर वह थोड़ा खुश था। हालांकि जुओ फैन का व्यवहार उनके प्रतिष्ठित परिवार के आदर्शों से मेल नहीं खाता, लेकिन यह भी तो सच है कि उसने परिवार के लिए अद्भुत योगदान दिया है। अब छोटी छोटी खामियों पर ध्यान देने की जरूरत किसे है? आखिरकार वह एल्केमी मास्टर, अगर उसे सही दिशा में तराशा जाए तो परिवार का नाम ऊंचा ही होगा। इसी विचार के साथ शांगवान फेक्सियों के मन में जुओ फैन के प्रति प्रशंसा और गर्व की भावना बढ़ गई। बाकी लोग भी धीरे धीरे उसकी ओर अपनी मान्यताओं को बदलते देखे गए। जो आंखें उसे पहले घृणा और संदेह से देखती थीं, अब उनमें सम्मान और स्वीकृति नजर आने लगी। कुछ ने तो ताली बजाकर उसकी काबिलियत को सराहा। इसी बीच शांत कदमों की आवाज हुई और किसी ने जुओ फैन के कंधे पर हल्के से थपथपाया। जुओ फैन ने पलटकर देखा और पहचान लिया, ये शांगवान यूलिन थे, जो पहले ही लौट आए थे। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से यूलिन की आंखों में कोई कड़वाहट नहीं थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बड़े भाई, आपको इस सफलता के लिए बधाई। आपने हमारे परिवार के लिए एक नई राह बनाई है। अगर आप वांग हवेली में असफल हो जाते तो ये परिवार के लिए अकल्पनीय होता, लेकिन आपने एक मिसाल कायम की है। यूलिन की आवाज सच्चाई से भरी थी, आंखों में आभार के आंसू थे। उसकी बातें सुनकर बाकी लोग भी भावुक हो गए और उनके चेहरों पर हल्की सहमति झलकने लगी। जुओ फैन ने उसे गहराई से देखा और मन ही मन मुस्कुराया। अगर मैं इस शख्स की सच्चाई न जानता तो शायद इस भाषण पर यकीन कर लेता। लेकिन खेल में पारंगत जुओ फैन कहाँ चूकने वाले थे। उन्होंने हल्की हंसी के साथ कहा, चचेरे भाई, हम एक ही नाव पर सवार हैं। परिवार के लिए चाहे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, मुझे इस पर कोई एतराज नहीं। हा हा हा। यूलिन का चेहरा हल्का लाल हो गया और उसके होठों पर अजीब सी मुस्कान आ गई। क्या ये मुझे मौत का फरमान सुना रहा है? उसने सोचा। शांगवान फेक्सियोंग ने यह सुनते ही नाराजगी से कहा, जुओ फैन, कैसी बातें कर रहे हो? सब सुरक्षित लौटे हैं। ऐसे अशुभ शब्द मत बोलो। माफ कीजिए चाचा। जुओ फैन ने तुरंत अपने हाथ जोड़े और सफाई दी। मेरा मतलब था कि मेरे भाई की जो भी जिम्मेदारियां अधूरी रह गईं, मैं उन्हें पूरा करूंगा। यूलिन का चेहरा और लाल हो गया। अब तो इसने मेरी विरासत की भी घोषणा कर दी। ये बच्चा सच में मुझे जिंदा नहीं देखना चाहता। नहीं चाचा, मेरा मतलब था। जुओ फैन ने फिर समझाने की कोशिश की, लेकिन यूलिन के चेहरे की झुंझलाहट और शांगवान फेक्सियों की हल्की हंसी ने माहौल को हल्का कर दिया। शांगवान यूलिन के चेहरे पर कालेपन की गहराई बढ़ते देख आसपास खड़े शांगवान परिवार के लोग जुओ फैन की ओर देखने लगे। उनकी आंखों में मुस्कान छिपाने की लाख कोशिशें नाकाम रहीं और वे अपने मुंह ढककर हंसने से खुद को रोक नहीं पाए। जुओ फैन की बेचैनी अब स्पष्ट थी। उसने झिझकते हुए कहा, मेरा मतलब था कि अगर मेरे चचेरे भाई ने अधूरा कुछ छोड़ा है तो मैं वो पूरा कर दूंगा, भले ही वो चले जाएं। मैं उनकी विरासत को संभाल लूंगा। क्या? यूलिन की छाती गुस्से और शर्म से ऊपर नीचे हो रही थी। उसकी सांसें उखड़ रही थीं, लेकिन वह खुद को संयत रखने के लिए संघर्ष कर रहा था। वह जानता था कि अब किसी पर गुस्सा करना उसकी गरिमा के खिलाफ होगा, खासकर जब सभी के सामने वो फैन का बड़बोलापन एक हल्के फुल्के मजाक के रूप में देखा जा रहा था। ये लड़का मेरे पीछे क्यों पड़ा है? हर बात का तीर मुझ पर ही क्यों चलाता है? उसने मन ही मन सोचा, माथे पर हाथ फेरा और आगे की बातें सुनने की हिम्मत खो दी। शांगवान फेक्सियोंग ने भी यूलिन की स्थिति को भांप लिया। वह जुओ फैन की बेचैन मुद्रा देख हंसी रोकते हुए बोले,
ठीक है। अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं। मैं समझ गया कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। तुम्हारा मतलब है कि तुम और यूलिन दोनों परिवार की जिम्मेदारी के लिए हर संभव कोशिश करोगे, है ना? युवफैन ने राहत की सांस लेते हुए सिर हिलाया। हाँ चाचा, यही तो मैं कहना चाह रहा था। मैं अपने बड़े भाई के साथ खड़ा हूं। आखिर बड़े भाई हैं तो मैं हूं। वह जोर से हंसा, मानो अपनी बात को हल्का करने की कोशिश कर रहा हो। यूलिन ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, भाई गू, आप बहुत विनम्र हैं। हालांकि उसकी मुस्कान में हल्की चिढ़ भी छुपी थी। शांगुआन फेक्सियोंग खुद को रोक नहीं सके और जोर से हंस पड़े। हा हा हा, तुम्हारी बातों का अंदाज ऐसा है कि सुनने वाले उलझ जाएं। यान एयर की हाल की बेबाकी का कारण भी शायद तुम हो। तुमने उसे अपनी बातें सिखा दी, है ना? जुओ फैन ने तुरंत ऐसा अभिनय किया जैसे उसने कोई गलती की हो। उसने सिर झुका लिया और चिड़चिड़े बच्चे की तरह जमीन पर पैर घुमाते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए चाचा, शायद मैंने अनजाने में अपने भाई को थोड़ा बिगाड़ दिया। फेक्सियोंग ने हंसते हुए हाथ हिलाया। कोई बात नहीं, छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। असली बात यह है कि तुम्हारा दिल सही जगह पर है, और मैं मानता हूं कि तुमने जो किया है वह वाकई हमारे परिवार के लिए एक बड़ा कदम है। फेक्सियोंग ने जो फैन की ओर गंभीरता से देखा और स्नेहपूर्वक कहा, पहले जब मैंने तुम्हें अपने परिवार का हिस्सा बनाया तो मैं थोड़ा आशंकित था, लेकिन अब तुमने अपने काम से यह साबित कर दिया कि मेरा निर्णय सही था। मुझे तुम पर गर्व है। जुओफैन यह सुनकर थोड़ा भावुक हुआ, लेकिन अपनी भावनाओं को छुपाते हुए उसने शरारती अंदाज में कहा, आपकी ये तारीफ सुनकर चाचा, मुझे लग रहा है कि मैं और मेहनत करूंगा। इस बीच तीन बुजुर्ग, जो परिवार के प्रतिष्ठित सदस्य थे, जोर से हंसते हुए बोले, हमें पहले ही पता था कि यह लड़का साधारण नहीं है। उसके पास कुछ अनोखा है और उसने ये साबित कर दिया है। यह सुनकर यूलिन ने गहरी सांस ली और मन ही मन सोचा, इन लोगों को तो कुछ भी कह दो, बस तारीफ कर देंगे। लेकिन जुओ फैन की बढ़ती प्रतिष्ठा उसके दिल में हल्की कड़वाहट छोड़ गई। इसके बाद माहौल थोड़ा हल्का होने के साथ फेक्सियोंग ने गंभीरता से विषय बदलते हुए पूछा, यिफान, तुम्हें आज फेयोन किंग की हवेली में क्या हासिल हुआ? कुछ खास? युओ फैन ने थोड़ा संकोच करते हुए कहा, चाचा, मैंने महल का मुआयना करने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्यवश ड्रैगन सोर्ड किंग डैनचिंग शेंग ने बीच में रोक लिया। उनकी बातों में इतना खो गया कि बाकी काम अधूरा रह गया। फेक्सियोंग ने यह सुनते ही चौंक कर पूछा, क्या? ड्रैगन सोर्ड किंग? वह भी यहाँ है? उन्होंने यूलिन की ओर सवालिया नजरों से देखा। यूलिन ने झुकते हुए जवाब दिया, चाचा, मैंने महल में उनकी कोई उपस्थिति नहीं देखी। मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं। फेक्सियोंग ने चिंतित स्वर में सिर हिलाया। एक शांगुआन फेयन से निपटना ही मुश्किल था। अब इस खेल में नाइन सॉर्ड किंग और बेली जिंगवेल भी शामिल हो गए हैं। यह मिशन पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुका है। अगर हम बिना सोचे समझे आगे बढ़े तो यह नुकसान भयानक होगा। यह सुनकर वहां मौजूद सभी के चेहरे गहरी चिंता में डूब गए। चाचा, आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्द से जल्द इसका समाधान निकालूंगा। जुओ फान ने अपनी आंखों में दृढ़ता के साथ कहा। वह अच्छी तरह जानता था कि यदि शांगुआन परिवार का मिशन असफल होता है तो उसके अपने उद्देश्य भी खतरे में पड़ सकते हैं। शांगुआन फेक्सियोंग की चिंतित आंखें जरा भी शांत नहीं हुई। भौहें और अधिक तनी हुई थीं और उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, यूलिन ने बताया है कि बेली जिंगवे शाही राजधानी से चुने हुए अल्केमी मास्टर को ले जाने की योजना बना रहे हैं। हमारे पास मुश्किल से 4-5 दिन हैं। क्या तुम इतने कम समय में सब कुछ जान पाओगे? समय पर्याप्त होगा, जुओ फान ने विश्वास के साथ उत्तर दिया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और पाता, एक स्पष्ट और आत्मविश्वास से भरी महिला आवाज ने उनकी बातचीत को बीच में ही रोक दिया। आपको अधिक समय की आवश्यकता नहीं होगी। सबकी नजरें तुरंत उस ओर मुड़ीं जहां से आवाज आई थी। शांगुआन यान एयर, जो अभी कुछ ही देर पहले पिछवाड़े से गई थीं, वापस आ चुकी थीं। उनके चेहरे पर एक आत्मसंतोषी मुस्कान थी और हाथ में एक मानचित्र पकड़ा हुआ था। शांगुआन फेक्सियोंग ने भौहें उठाते हुए पूछा, यान एयर, तुम बिना कुछ कहे पिछवाड़े में चली गईं और अब अचानक यहाँ क्या लाईं? यही। यान एयर ने गर्व से मेज पर मानचित्र रख दिया। शांगुआन फेक्सियोंग ने उसे गौर से देखा और आश्चर्यचकित होकर बोले, यह तो महल का नक्शा है। बिल्कुल सही। यान एयर ने मुस्कुराते हुए कहा,
जब श्री जुओफान ड्रैगन सोर्ड किंग से उलझे हुए थे, मैंने मौका देखा और महल का मुआयना कर लिया। ये मानचित्र उन इलाकों को दिखाता है जहां तक किसी को भी बिना अनुमति प्रवेश की इजाजत नहीं है। कुल 5 जगहें ऐसी हैं। मुझे पूरा यकीन है कि जो चीज हमें चाहिए वह इन्हीं में से किसी एक स्थान पर है। नक्शे को ध्यान से देखते हुए शांगवान फेक्सियोंग ने सिर हिलाया और बोले, इसका मतलब है कि हमें और अधिक जानकारी चाहिए। यह काम मेरा है, जुओफान ने आत्मविश्वास से कहा। उनकी आंखों में चमक साफ छलक रही थी। इस बीच शांगवान यूलिन, जो कुछ समय पहले ही वहां से गया था, अब अपने कमरे में अकेला था। उसने सावधानी से हरे रंग का एक जेड निकाला और उस पर कुछ जादुई संकेत अंकित किए। जेड से एक चमकीली रोशनी फूट निकली और आसमान की ओर बढ़ गई। दरवाजा बंद करते हुए यूलिन ने अपने आप से ठंडी मुस्कान में कहा, जुओफान, मैं तुम्हें 2 दिन का और समय देता हूं। इन चाचाओं ने तुम्हें बिगाड़ दिया है, लेकिन जब फेयुन महल के लोग यहां पहुंचेंगे तब तुम उनके साथ खत्म हो जाओगे। उसकी दुष्ट हंसी कमरे में गूंज उठी। लेकिन तभी कमरे में एक गहरी आवाज गूंजी, तुम्हें लगता है कि यह योजना सफल होगी? यूलिन चौंक गया। उसने कमरे को ध्यान से देखा, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी एक काली छाया उसके चारों ओर घिरने लगी। मास्टर, उसने घबराते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। और फिर जुओफान की जानी पहचानी आवाज गूंजी, तुमने क्या सोचा था कि मैं ये नहीं देख पाऊंगा? खबर भेज दी गई है ना? यूलिन ने घबराकर जवाब दिया, नहीं मास्टर, यह एक बड़ी गलतफहमी है। मैं ऐसा क्यों करूंगा? अच्छा, जुओफान ने तीखी मुस्कान के साथ कहा, बूढ़े आदमी के सामने ये चाल मत चलाओ। तुम्हारे इरादे मुझे अच्छी तरह मालूम हैं। यूलिन के चेहरे से आत्मविश्वास गायब हो गया और उसने डर के साथ कहा, मास्टर, मैं बस मजाक कर रहा था। तो फिर जुओफान ने उसे गंभीरता से देखते हुए कहा, तुम्हें इस मजाक का खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। कमरा एक बार फिर ठंडी चुप्पी में डूब गया, लेकिन यूलिन के माथे पर पसीने की धाराएं उसकी बेचैनी साफ दिखा रही थीं। भौहें हल्के से उठाते हुए जुओफैन ने ठंडी मगर व्यंग्यपूर्ण आवाज में कहा, तुम्हारे जैसे ही हैं ये शांगुआन परिवार वाले। क्या तुम्हें अब भी समझ में नहीं आ रहा? हाँ, मैंने बेली जिंगवेई के 3 टेस्ट देखे हैं। पहले टेस्ट में उन्होंने परिवार की ताकत का मुआयना किया। दूसरे में उन्होंने एक चाल चली, एक ऐसी रणनीति जो किसी को भी मात दे सकती है। और अब तीसरे टेस्ट में असली अल्केमिस्ट की क्षमताओं का इम्तिहान होगा। मुझे पूरा यकीन है कि इसमें 7th ग्रेड टॉप हिल बनाने की चुनौती होगी और यही सबसे मुश्किल पड़ाव होगा। जुओफैन की आंखों में एक तीखी चमक थी, जैसे वह हर बात का अंदाजा पहले ही लगा चुका हो। यह कोई हैरानी की बात नहीं होगी अगर तुम 8th ग्रेड पिल तैयार कर पाओ, लेकिन 7th ग्रेड टॉप पिल तुम्हारे बस की बात नहीं। बस यही बेली जिंगवे की असली चाल है। वे तुम्हें पहले 2 राउंड पास कराकर यहां लाएंगे और आखिरी में तुम्हारी हार पक्की कर देंगे। समझे? अब बताओ, क्या तुम वाकई इतने भोले हो कि इसे न समझ पाओ? शांगुआन यूलिन ने सुनी तो उसकी आत्मा जैसे कांप उठी। वह सोच में पड़ गया कि आखिर यह बूढ़ा राक्षस इतनी बारीकियां कैसे जानता है। क्या उसने सच में सब कुछ अपनी आंखों से देखा था, या ये उसकी अप्रतिम समझ थी? थोड़ा ठिठकते हुए उसने पूछा, मास्टर, क्या आप सचमुच इतना सब जानते हैं या ये आपकी बुद्धि का कमाल है? जुओफैन हल्के से मुस्कुराए और बोले, तुम्हें क्या लगता है, ये बूढ़ा केवल बातों से नहीं चलता। अब सुनो, जो भी तुमने अभी तक सीखा है या जो भी चालें आजमाई हैं, मुझे सब पता है। लेकिन देखो, अब तुम शांगुआन परिवार के साथ हो, है ना? क्या तुमने अपने मास्टर को भूलने की भी हिम्मत कर ली? शांगुआन यूलिन थोड़ा लड़खड़ा गया। उसने हाथ जोड़ते हुए तुरंत माफी मांगी। मास्टर, मैं तो बस मजाक कर रहा था। आपको धोखा देने की मेरी कभी हिम्मत नहीं हो सकती। जो भी मैंने किया वह मेरी जान बचाने के लिए किया। अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो मैं जिंदा नहीं रह पाता। जुओफैन ने उसकी ओर ठंडे भाव से देखा और गहरी आवाज में कहा, जान बचाने के लिए किया? तुम मुझे समझा रहे हो या खुद को? लेकिन याद रखना, जब मैंने तुम्हें शिष्य बनाया था तब मुझे पता था कि तुम कितने भरोसेमंद हो, इसलिए तुम्हारे इन कामों पर मुझे हैरानी नहीं होती। यह सुनकर शांगवान यूलिन का चेहरा लाल हो गया। उसकी स्थिति और दयनीय हो गई, लेकिन वह चुप रहा। जुओफैन ने ठंडी हंसी के साथ कहा, खैर, जो भी हो, मुझे सिर्फ 2 चीजें चाहिए। पहली, कभी भूलना मत कि तुम अभी भी मेरे शिष्य हो।
और दूसरी, शांगवान परिवार जो चाहता है वह मुझे भी चाहिए। और हाँ, वह नक्शा जो तुमने हासिल किया है, मुझे उसकी एक प्रति चाहिए। शांगवान यूलिन कुछ पल के लिए स्तब्ध हो गया। उसने सोचा, तो ये बूढ़ा भी महल में कुछ चाहता है, लेकिन अगर मैंने इसे दे दिया तो क्या मैं उनके और इसके बीच पिस नहीं जाऊंगा। फिर भी चेहरे पर झूठी मुस्कान लाते हुए उसने सिर झुकाया और बोला, जो हुक्म मास्टर, मैं आपको वह नक्शा जरूर लाकर दूंगा। जूओ फैन ने हंसते हुए कहा, अच्छा, तो यह जिम्मेदारी अब तुम्हारी है, और ध्यान रहे, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। शांगवान युलिन ने सिर झुकाते हुए एक गहरी सांस ली। उसकी सोच के पीछे कई योजनाएं चल रही थीं, लेकिन उसने यह सब अपने चेहरे पर आने नहीं दिया। एक जोरदार हंसी गूंजी, जैसे अंधेरे ने सहमकर अपना पर्दा हटा लिया हो। कमरे के कोने कोने में सब कुछ स्पष्ट हो गया, लेकिन वह दुष्ट हंसी अब भी शांगवान यूलिन के कानों में गूंज रही थी। चित्र पूरा होने के बाद तुम्हारे गुरु वापस आएंगे। लूनान की हलचल धीमी पड़ गई। कमरे की खामोशी में शांगवान यूलिन ने चारों ओर देखा और फिर उसकी आंखों में एक ठंडी चमक उभरी। होंठों पर एक कड़वी मुस्कान तैर गई, मानो अपने भीतर चल रहे तूफान को छिपाने की कोशिश कर रहा हो। है बूढ़े राक्षस, लगता है मुझे तुम्हें वह नक्शा सौंपना ही होगा, लेकिन उम्मीद है कि यह वह परिणाम नहीं लाएगा जिसकी तुम कल्पना कर रहे हो। दूसरी ओर शांगुआन यूलिन और लोंगवेई से निपटने के बाद जुओ फैन भारी मन से घर लौट आया, लेकिन जैसे ही वह अपने कमरे में दाखिल हुआ, उसकी नजर प्राचीन 3 कड़ियां पर पड़ी। वह बिस्तर पर बैठा लकड़ी से तराशे गए खिलौने को बड़े ध्यान से घुमा फिरा रहा था। जुओ फैन की आंखों में संदेह कौन था। वह खिलौना इतना बारीक और खूबसूरत था कि उसे साफ पता था कि यह उसका खुद का नहीं हो सकता। उसने बिना समय गवाए पूछा, क्यों? क्या वह लड़की फिर से तुम्हें यह खिलौना देकर गई है? पुराने ने बिना सिर उठाए जवाब दिया, हाँ, दिया है। जियो फैन के चेहरे पर खींच छलक आई। तुम 300 साल के हो चुके हो, फिर भी बच्चों जैसे खिलौनों से मन बहला रहे हो? क्या तुम्हें कुछ और नहीं सूझता? प्राचीन 3 कड़ियों ने एक नजर उसकी ओर डाली और हल्के से मुस्कराया। और तुम्हारी चालें तो उससे भी ज्यादा बचकानी हैं। वही लड़की, फिर डरा रहे हो क्या? जुओ फैन ने ठंडी हंसी के साथ सिर झटक दिया। डरा नहीं रहा हूं, सिर्फ उसे नियंत्रित कर रहा हूं। फर्क समझो। मैं फेयन वांगफू और शांगवान परिवार की मुख्य रणनीति को सामने रखकर चल रहा हूं, और वह लड़की, वह मेरी परछाई में छुपी चाल है। जब तक मैं उसे अपने इशारों पर चला सकता हूं, खेल मेरे नियंत्रण में रहेगा। प्राचीन 3 कड़ियों ने गहरी सांस ली। क्या सच में तुम्हें लगता है कि वह तुम्हारी योजना के हिसाब से चलने वाली है? वह भरोसे के लायक नहीं है। जुओ फैन की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। मुझे उसकी वफादारी नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं कि वह यह सोचे कि वह स्वतंत्र है, और यही उसे मेरी बिछाई चाल में फंसा देगा। जैसे ही दोनों पक्ष एक दूसरे के खून के प्यासे होंगे, हमारी जीत पक्की है। दूर महल के एक शांत मंडप में, जहां पत्तों की सरसराहट और नाले की धीमी आवाज संगीत सा बज रही थी, बेली जिंगवई, शांगवान फेन और डैन किंग शेंग आराम से चाय का आनंद ले रहे थे। अचानक हवा में एक तीव्र सन्नाटा हुआ और प्रकाश की एक तेज धार उनके पास आकर रुकी। बेली जिंगवई ने हाथ बढ़ाकर हरे जेड से बने तावीज को थाम लिया। उसे ध्यान से देखते हुए उनके होंठों पर संतुष्टि की मुस्कान उभरी। सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है, उन्होंने कहा। उनके स्वर में गहरा विश्वास छलक रहा था। शांगुआन यूलिन ने अपना काम पूरे होशियारी से पूरा किया है, और शांगुआन परिवार को जरा भी शक नहीं हुआ। अद्भुत। शांगुआन फेन ने एक हल्की हंसी के साथ जवाब दिया। कभी नहीं सोचा था कि उस लड़की का बेटा इतना चालाक निकलेगा, लेकिन जो भी हो, अब अगली चाल क्या होगी? बेली जिंगवेई ने गंभीरता से कहा, अब बस महल के कुछ हिस्से ही बचे हैं जहां वह नहीं जा पाई है। हमें सुनिश्चित करना होगा कि वह पूरा नक्शा तैयार करे। जब तक वह काम पूरा नहीं करती, हमें धैर्य रखना होगा। शांगुआन फेन ने सिर हिलाया। अगर ऐसा है तो हमें जल्दी करनी चाहिए। ये योजना जितनी जल्दी पूरी होगी उतना बेहतर, लेकिन ध्यान रहे, कोई भी कदम बिना सोचे समझे न उठाया जाए। सभी ने सहमति में सिर हिलाया और उनकी योजना आगे बढ़ने लगी। कमरे में तनाव का माहौल पहले से ही गहराया हुआ था। शांगुआन फेक्सियोंग माथे पर हाथ रखे असमंजस में डूबा हुआ था। उसकी सोच में बार बार यही प्रश्न गूंज रहा था कि क्या किया जाए।
हर कोई अपने अपने विचारों पर अड़ा हुआ था और यह बहस दिन से रात और रात से सुबह तक खिंच चुकी थी। अचानक कमरे का दरवाजा जोर से खुला। एक तेज आवाज ने सन्नाटे को चीरते हुए पूरे माहौल को हिला दिया। आवाज में इतनी घबराहट और बेचैनी थी कि सभी का ध्यान तुरंत उस ओर चला गया। गृहस्वामी, ये बहुत बुरा हुआ है। वह सबकी निगाहें दरवाजे की ओर घूम गई। वहां खड़ा संदेशवाहक हाँफ रहा था। उसकी सांसें उखड़ी हुई थीं और चेहरा चिंता से सफेद पड़ चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई गंभीर संकट सिर पर आ खड़ा हो। शांगुआन फेक्सियोंग तुरंत सतर्क हो गया। उसकी भौहें सिकुड़ गईं और आवाज में गहराई आ गई। उसने कड़े स्वर में कहा, क्या हुआ? साफ साफ बताओ, इतना घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन संदेशवाहक की घबराहट इतनी ज्यादा थी कि वह शब्दों को ठीक से कह भी नहीं पा रहा था। उसके लड़खड़ाते शब्द और हड़बड़ाहट ने कमरे में मौजूद सभी को बेचैनी से भर दिया। कमरे में बैठे लोग जो अभी तक बहस में उलझे हुए थे, अब पूरी तरह शांत हो गए थे। सभी की निगाहें अब उस संदेशवाहक पर टिक गई थीं, जो कुछ ऐसा बताने वाला था जिससे स्थिति और गंभीर हो सकती थी। शांगुआन फेक्सियोंग ने गहरी सांस लेते हुए खुद को संभाला और ठंडी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, धीरे बोलो, क्या हुआ है? कौन सा खतरा आया है? संदेशवाहक ने हड़बड़ाते हुए कहा, गृहस्वामी बेली जिंगवेई और डैन किंगशेंग वे अभी महल के बहुत करीब हैं और ऐसा लगता है कि उसकी बात पूरी नहीं हो पाई थी कि कमरे में मौजूद सभी लोगों के चेहरों पर तनाव की लहर दौड़ गई। उनके चेहरों पर छाई गंभीरता अब उनकी स्थिति को और अधिक जटिल बना रही थी। सामने के आंगन में ठंडी घास पर पत्थर की बेंचों के बीच एक विचित्र दृश्य था। पत्थर की मेज के पास चाय का कटोरा हाथ में पकड़े एक वृद्ध व्यक्ति धीरे धीरे घूंट भरता जा रहा था। उसके हर हाव भाव से एक अद्भुत आत्मविश्वास और शांति झलक रही थी, लेकिन उसके चारों ओर एक अजीब सा दबाव मंडरा रहा था। वह व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि प्रसिद्ध ड्रैगन तलवार राजा डैन किंगशेंग था। उसके पास खड़ी एक पतली सी युवती, जो स्पष्ट रूप से परिवार के सदस्यों में से थी, असहज महसूस कर रही थी। उसकी आंखों में चिंता झलक रही थी और वह हर थोड़ी देर में चुपके से पीछे की ओर देख रही थी, मानो किसी का बेसब्री से इंतजार कर रही हो। डैन किंगशेंग ने उसकी बेचैनी को भांप लिया और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, पुरानी लड़की, ये क्या घबराहट है? बूढ़ा आदमी बस यहाँ मास्टर गू का इंतजार कर रहा है। अगर तुम्हें कोई और काम है तो जाकर निपटा लो। बूढ़ा आदमी यहाँ खुद को संभाल लेगा। युवती ने संकोच भरे स्वर में जवाब दिया, महाशय, अगर मैं आपको यहाँ अकेला छोड़ दूं और कोई आपकी आवभगत न करे तो मेरे भाई नाराज हो जाएंगे। यदि मुझसे कोई असभ्यता हो जाती है तो कृपया क्षमा करें। डैन किंगशेंग ने उसकी बातों को हल्के में लेते हुए जवाब दिया, हे, तुम्हारी चिंता बेवजह है। बूढ़ा आदमी किसी साधारण इंसान की तरह ही है। मुझे बस एक साधारण बूढ़े के रूप में देखो। ज्यादा विम्रता दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। यह मुझे असहज कर देगा। युवती ने जबरन मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। ड्रैगन तलवार राजा इतना सरल और विनम्र कैसे हो सकता है? आपकी तुलना किसी साधारण बूढ़े से करना संभव ही नहीं है। डैन किंगशेंग ने हल्के से सिर झुकाया और गंभीरता से कहा, ठीक है, अगर यह तुम्हें सहज करता है, लेकिन अब यह बेहतर होगा कि मुझे अंदर ले चलो। मास्टर गू को शायद आने में देर हो रही है। पिछवाड़े में जाने पर ही कुछ बात बनेगी। युवती का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह यह स्थिति संभालने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं थी। अंदर जाने का मतलब खतरे को और करीब लाना था। लेकिन डैन किंगशेंग के कहे शब्दों में इतनी स्पष्टता और अधिकार था कि विरोध करना असंभव हो गया। उसने थोड़ा सिर झुकाया और जवाब दिया, जैसा आप चाहें महाश। उसके हर कदम के साथ उसकी बेचैनी बढ़ रही थी, लेकिन चेहरा संयमित बनाए रखना उसकी विवशता थी। अंदर का माहौल और भी गंभीर होने वाला था। डैन किंगशेंग धीरे धीरे अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और पिछवाड़े की ओर बढ़ने के लिए तैयार हुआ। उसकी हरकत देखकर शांगुआन किंगयान का चेहरा अचानक जम सा गया, पर जल्द ही उसने अपने भीतर की हलचल को दबाते हुए कहा, वांगफू के भव्य महल की तुलना में ये झोपड़ी साधारण है। यहाँ कुछ भी विशेष नहीं है। कहीं आप इसे देखकर मजाक न करें। डैन किंगशेंग ने हल्के से हंसते हुए जवाब दिया, अरे, बात झोपड़ी या महल की नहीं होती। पहाड़ ऊंचा हो न हो, लेकिन अगर उसकी पहचान है तो वह महान है। पानी गहरा हो न हो, लेकिन उसमें अगर आत्मा है तो वह विशेष बन जाता है।
ये छोटा सा घर भी अपने आप में अद्वितीय है, क्यों चिंता करती हो? उसके आत्मविश्वास से भरे शब्दों के बीच डैन किंगशेंग ने बिना किसी परवाह के पिछवाड़े की ओर कदम बढ़ाया। हिस! शांगुआन किंगयान ने घबराहट भरी सांस खींची। उसकी आंखें भय और असमंजस से भर गई थीं। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे रोकने का बहाना कैसे बनाए। वह हड़बड़ाकर उसके सामने आ खड़ी हुई और लगभग गिड़गिड़ाते हुए बोली, मास्टर तलवार राजा, यहाँ देखने लायक कुछ भी नहीं है। आप बस यहीं बैठें, चाय पिएं और थोड़ा आराम करें। पिछवाड़े जाने का कोई कारण नहीं है। डैन किंगशेंग ने उसके चेहरे की रंगत को गौर से देखा और भौंने उठाकर पूछा, बूढ़ी लड़की, तुम्हारा चेहरा इतना पीला क्यों लग रहा है? क्या फिर से तबीयत बिगड़ गई है? शांगुआन किंगयान ने तुरंत सिर झुकाया और कहा, हाँ हाँ, शायद मैं थोड़ा अस्वस्थ महसूस कर रही हूँ। डैन किंगशेंग ने मजाकिया लहजे में कहा, तो दवाई लो और आराम करो। तुम बूढ़े आदमी के साथ परेशान क्यों हो रही हो? बूढ़ा आदमी अकेले ही यहाँ थोड़ा घूम लेगा। शांगुआन किंगयान ने उसकी हंसी पर कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी घबराहट उसके पूरे शरीर से झलक रही थी। वह लगभग रोने वाली थी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और कह पाती, अचानक एक जोरदार हंसी ने हवा को थाम लिया। यह आवाज जैसे उसके कानों के लिए संजीवनी थी। हा हा हा, मास्टर तलवार राजा का हमारे साधारण से घर में आना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आप जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति का आगमन हमारी इस छोटी सी जगह को समृद्ध कर देता है। कृपया बताइए, आपने यहाँ आने की कृपा क्यों की? सबकी नजरें उस ओर घूम गईं। ये जुओ फैन था, जो अपने इत्मीनान भरे कदमों से आगे बढ़ रहा था। उसकी शांत चाल और स्थिर आवाज ने पूरे माहौल को जैसे थाम लिया हो। शांगुआन खिंगयान ने पीछे मुड़कर देखा और राहत की गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर पहली बार एक सुकून भरी मुस्कान आई। चचेरा भाई, आप आ गए। उसकी आवाज में गहराई तक बसी हुई राहत साफ झलक रही थी। जुओ फैन ने उसे शांत रहने का संकेत देते हुए कहा, यानर, तुम्हारी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है। जाओ, कमरे में जाकर थोड़ा आराम करो। यहां से आगे मैं मास्टर तलवार राजा के साथ बात कर लूंगा। शांगुआन किंगयान ने सिर झुकाते हुए आज्ञाकारी स्वर में कहा, ठीक है। डैन किंगशेंग के पास से गुजरते हुए उसने विनम्रतापूर्वक झुककर अभिवादन किया और पीछे की ओर चली गई। जैसे ही वह वहां से निकली, उसके कदमों में हल्कापन आ गया, मानो उसने अपने कंधों से एक बड़ा बोझ उतार दिया हो। डैन किंगशेंग ने उसकी जाती हुई आकृति को देखकर हंसते हुए कहा, हे, ये लड़की तो पिंजरे से निकले पक्षी की तरह उड़ रही है। ऐसा लगता है कि वह सचमुच मुझसे डर गई थी। जुओ फैन ने उसकी बात सुनते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्या आप जानते हैं, डराने का काम आपसे बेहतर शायद ही कोई कर सके। आखिर 9 तलवारों का राजा अचानक से किसी के दरवाजे पर आ जाए तो क्या डरना स्वाभाविक नहीं है? डैन किंगशेंग ने हंसते हुए सिर हिलाया और कहा, हो सकता है, लेकिन इतनी डरपोक मेहमान नवाजी पहले कभी नहीं देखी। जुओ फैन ने मजाकिया लहजे में कहा, महाशय, आपको पता होना चाहिए कि यह सिर्फ डरपोक मेहमान नवाजी नहीं है, यह सतर्कता है। यहाँ की हर दीवार के पीछे राज छिपे हैं, और अगर वह परत टूट गई तो कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। इसलिए बेहतर होगा कि हम यहीं बैठकर बात करें। पिछवाड़े की तरफ जाना कुछ अच्छा संकेत नहीं होगा। डैन किंगशेंग ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए हंसकर कहा, तो इसका मतलब यह है कि मुझे यहाँ बैठकर रहना होगा? ठीक है, जैसा तुम चाहो, लेकिन जो भी हो, इन लोगों का डर देखना थोड़ा मजेदार है। जुओ फैन ने उसकी हंसी पर हल्की मुस्कान दी और पत्थर की बेंच की ओर इशारा करते हुए कहा, तो आइए यहाँ बैठकर बात करते हैं। वैसे भी पीछे वाले लोग आपको देख देख कर कांप रहे होंगे, उन्हें और डरा कर क्यों परेशान करना? डैन किंगशेंग ने उसकी बात का मजा लेते हुए कहा, तुम्हारी बात सही है। आखिर डर का भी अपना मजा है, लेकिन शायद इस बार मैं थोड़ी नरमी बरत लूं। दोनों हंसते हुए पत्थर की बेंच पर बैठ गए। उनके हंसी मजाक और सहजता के बावजूद माहौल में गंभीरता बनी रही। दोनों जानते थे कि यह वार्तालाप केवल शब्दों का खेल नहीं था, बल्कि इसके पीछे कहीं गहरी योजना छिपी हुई थी। तो तुम आ जाए। डैन किंगशेंग ने जुओ फैन की ओर देखा, एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेली जिंगवेई ने मुझे यहां भेजा। जैसा कि तुमने सोचा था, वे अब अपनी चाल चलने वाले हैं। उसके शब्दों में न केवल प्रशंसा थी, बल्कि योजना की गहराई को लेकर एक अनकही संतुष्टि भी झलक रही थी। वह जुओ फैन की ओर देखता रहा, जैसे उसकी क्षमता को फिर से आंक रहा हो।
बात को आगे बढ़ाते हुए उसने बेली जिंगवेई की योजना को विस्तार से बताया। जैसे ही उसने बात पूरी की, वह एक गहरी सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका और मुस्कुराते हुए बोला, लड़के, तुम सच में कमाल हो। इतनी शातिर रणनीति के साथ बेली जिंगवेई जैसे चालाक आदमी से निपटना आसान नहीं, और तुम डार्क डिपार्टमेंट के हिस्से में रहकर इतनी नफासत से बड़ी तस्वीर के लिए खेलते हो, वाकई प्रभावशाली है। जुओ फैन ने हल्के से सिर हिलाया, उसकी आंखों में आत्मविश्वास झलक रहा था। यही मैं चाहता था, उसने धीरे से कहा। जब वह प्रतिवाद के लिए कदम उठाएंगे तो उनके हर कदम से मुझे अपनी योजना को और धार देने का मौका मिलेगा। एक जासूस के तौर पर वह मुझे वही सुविधाएं देंगे जिनकी मुझे जरूरत है। हे, यही मेरा खेल है। डैन किंगशेंग ने उसे गहराई से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, लिटिल फॉक्स। उनकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे दोनों को अपने अपने हिस्से की चालों और नतीजों का पूरा अंदाजा हो। कुछ पल के लिए दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर एक साथ हंस पड़े। उस हंसी में संतुष्टि और आत्मविश्वास की झलक थी। तुम्हारी योजना पर गर्व होना चाहिए, डैन किंगशेंग ने कहा, और तुम्हारी दोस्ती पर भरोसा करना चाहिए, जुओ फैन ने जवाब दिया। दोनों के लिए यह पल उनके भीतर की संतोषजनक भावनाओं को गहराई तक महसूस करने का था। वे जानते थे कि उनकी चालें सही दिशा में जा रही थीं और इसका प्रभाव दूरगामी होगा। दूर अंधेरे कोने में शांगुआन परिवार के वरिष्ठ अधिकारी खामोशी से उनकी गतिविधियों पर नजर रखे हुए थे। उनकी आंखों में जिज्ञासा और चिंता का मिलाजुला भाव था। गृहस्वामी उनमें से एक ने धीरे से कहा, यह बूढ़ा आदमी सच में काबिल है। उसने 9 तलवारों के राजा जैसे व्यक्ति से बातचीत की और एक बार भी घबराहट नहीं दिखाई। यह दुर्लभ है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह अपनी योजनाओं में कभी असफल नहीं होता। शांगुआन फिक्सियोन ने गर्व से सिर हिलाया। हमें उस पर गर्व है, वह बहादुर और बुद्धिमान है। बाकी सभी ने सहमति में सिर हिलाया और उनकी प्रशंसा करने लगे। केवल शांगुआन यूलिन एक कोने में खड़ा था। उसका चेहरा हल्का सा तिरस्कार दिखा रहा था। उसके होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे वह पूरी स्थिति का मजाक उड़ा रहा हो। कुछ देर बातचीत के बाद जुओ फैन और डैन किंगशेंग उठ खड़े हुए। उन्होंने शांगुआन किंगयान को बुलाया और उसे कुछ बातें समझाई। फिर बिना किसी शोर या हड़बड़ी के तीनों आंगन से बाहर चले गए। ये देखकर शांगुआन परिवार के वरिष्ठ अधिकारियों का समूह स्तब्ध रह गया। जब स्थिति शांत हो गई और जुओ फैन के जाने के बाद शांगुआन फेक्सियोंग ने तुरंत किंगयान से पूछा, यानर क्या हुआ? डैन किंगशेंग ने यिफान से क्या कहा? शांगुआन किंगयान ने राहत की सांस लेते हुए कहा, पिताजी, चिंता की कोई बात नहीं। डैन किंगशेंग ने मिस्टर जुओ को वांगफू में रहने के लिए आमंत्रित किया है। वह उनकी क्षमताओं को बहुत महत्व देते हैं। इसका मतलब है कि हमारी योजना का अगला कदम आसानी से पूरा होगा। बहुत बढ़िया। शांगुआन फेक्सियोंग ने उत्साह में मुट्ठी तान दी। उसकी आंखों में चमक थी। उसने तेजी से अपनी टीम की ओर मुड़ते हुए पूछा, डैन किंगशेंग के यहाँ होने के दौरान क्या कुछ संदिग्ध हुआ? गृहस्वामी, एक अधिकारी ने कहा, हमने पिछवाड़े की सुरक्षा के लिए खास इंतजाम किए हैं। उन्होंने पिछवाड़े में कदम भी नहीं रखा। हमारी गोपनीयता सुरक्षित है। शांगुआन फेक्सियोंग ने राहत की गहरी सांस ली। उसकी आंखों में दृढ़ विश्वास था। बहुत अच्छा। भगवान भी हमारी मदद कर रहे हैं। अब हमारे पास समय नहीं गंवाने का विकल्प है। तैयारी तेज करो। हम अपनी योजना को अंजाम देने के लिए तैयार हैं। यह हमारा सुनहरा मौका है। सभी ने सहमति में सिर हिलाया और दृढ़ता से कहा, हाँ, गृहस्वामी। शांगुआन फेक्सियोंग की आंखों में विश्वास और संतोष की झलक थी। लेकिन एक और शांगुआन यूलिन के चेहरे पर एक अलग तरह की मुस्कान थी। वह रहस्यमय और चालाक लग रहा था, जैसे उसके दिमाग में कोई और ही योजना चल रही हो। जब मैं फिर से फेयन पैलेस पहुंचा तो वह अब भी वैसा ही भव्य और शानदार था। वही ऊंचे महल के दरवाजे, वही राजसी पहरेदार। लेकिन इस बार सब कुछ अलग सा महसूस हो रहा था। जैसे ही डैन किंगशेंग और मैं महल के द्वार पर पहुंचे, पहरेदारों ने आदरपूर्वक झुककर कहा, ड्रैगन तलवार राजा और प्राचीन गुरु का स्वागत है। ड्रैगन तलवार राजा अनफू, प्राचीन गुरु अनफू। यह सुनकर एक पल के लिए मैं चौंक गया। मेरी उपाधि अब 9 तलवार राजा के समान थी। इस स्थिति का महत्व मेरे लिए भी अप्रत्याशित था। मैंने डैन किंगशेंग की ओर देखा। उन्होंने कंधे उचकाए, हल्के से मुस्कुराए और सबसे पहले अंदर चले गए।
मैंने अपनी भौहें उठाई और उनके पीछे पीछे कदम बढ़ाया। मेरे चेहरे पर एक अस्पष्ट मुस्कान थी, जैसे मैं स्थिति का हर पल आंक रहा था। महल के भीतर पानी के मंडप और कलात्मक वास्तुकला की सुंदरता अपने चरम पर थी। ये दृश्य इतना भव्य था कि इसे बस महसूस किया जा सकता था। थोड़ी देर में हम एक विशाल और सजावट से सुसज्जित हॉल में पहुंचे। वहां बेली जिंगवेई और शांगुआन फेन पहले से ही उपस्थित थे, प्रतीक्षा करते हुए। हा, मास्टर जुओ, आप आखिरकार आ ही गए। क्या घर का सब कुछ ठीक से व्यवस्थित हो गया? जैसे ही मैं हॉल में पहुंचा, शांगुआन फेयुन मुस्कुराते हुए खड़े हो गए और गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया। मैंने विनम्रता से सिर झुकाया और हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, फेयुन तलवार राजा का धन्यवाद। घर में सब कुछ व्यवस्थित है। आप जैसे व्यक्ति के निमंत्रण को ठुकराने की हिम्मत कौन कर सकता है? बस ये जानने की उत्सुकता है कि तलवार राजा ने मुझे क्यों बुलाया है। अरे मास्टर, ऐसा कहकर आप मुझे दोषी महसूस करा रहे हैं। शांगुआन फेयुन ने हंसते हुए हाथ हिलाया। फिर वह मेरी ओर बढ़े और बड़े आत्मीय भाव से मेरा हाथ पकड़ लिया। अभी 4-5 दिन बाकी हैं। फिर आप मास्टर चेंग के साथ राजधानी जाने वाले हैं। आपकी प्रतिभा और कौशल को देखते हुए मुझे पूरा विश्वास है कि शाही कीमिया कक्ष में आप मुख्य कीमियागर बनेंगे और तब आप सीधे अपराजित तलवार मास्टर जियानजुन के अंतर्गत काम करेंगे। उन्होंने मुस्कुराते हुए आगे कहा, उस समय आप सम्राट के बेहद करीब होंगे और शायद हमें आपको देखने के लिए एक खास अनुरोध करना पड़े। इसलिए मैंने सोचा जाने से पहले आपको यहाँ बुलाकर कुछ पल साथ बिता लूं। आखिर एक बार जब आप ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे तो ये वांग आपके करीब आने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। हा। उनके शब्दों में प्रशंसा और स्वार्थ का अजीब मिश्रण था। मैं उनके भावों को पढ़ सकता था। तलवार राजा का आशीर्वाद इतना महान है कि मैं उसे स्वीकार करने की हिम्मत नहीं कर सकता। मैंने उनकी प्रशंसा का जवाब विनम्रता से दिया, परंतु अंदर ही अंदर मैं उनके इरादों को भलीभांति समझ रहा था। शांगुआन फेन के ये शब्द सिर्फ दिखावा थे। वे मेरी क्षमताओं का लाभ उठाने और मेरी योजना को भांपने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने रिश्ते को इस तरह से प्रस्तुत किया था जैसे ये बेहद निकट हो, ताकि कोई भी उनकी मंशा पर शक न करे। लेकिन मैं जानता था यह सब उनकी योजना का हिस्सा था। मैंने चारों ओर देखा। यह स्थान वही था जो शांगुआन खिंगयान के नक्शे में चिन्हित लापता बिंदुओं में से एक था। इसका मतलब था कि वे चाहते थे कि मैं यहां आकर अपने दिमाग और सूझबूझ का इस्तेमाल करूं। जैसे ही मैं स्थिति पर विचार कर रहा था, बेली जिंगवेई भी मुस्कुराते हुए उठे। उन्होंने हंसते हुए कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि फेयन तलवार राजा, जो हमेशा अपने विचारों में उलझे रहते हैं, अब समझदारी के साथ मित्रता निभाना सीख गए हैं। वाकई समय बदल रहा है। उनके शब्दों में गहरा अर्थ था। यह सुनकर मैं शांत रहा। मैं जानता था कि हर कोई यहाँ किसी न किसी उद्देश्य से था। मेरी मुस्कान और आंखों की स्थिरता ने मेरे भीतर की दृढ़ता को नहीं छलकने दिया। अब यह मेरी चाल चलने का समय था। लड़के, ये याद रखना, शांगुआन फेन ने धीमे मगर दृढ़ स्वर में कहा, चाहे तुम वांग हवेली के नियमों से टकराओ या निषिद्ध भूमि का सामना करो, मैं तुम्हारी हर चाल को स्वीकार करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें दबाना नहीं चाहता, बल्कि तुम्हारे साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखना चाहता हूं। लेकिन यह न भूलना कि हर विनम्र मुस्कान के पीछे कोई उद्देश्य छिपा हो सकता है। शांगुआन फेन के इन शब्दों ने जुओ फैन की शंका की पुष्टि कर दी। वे वास्तव में उसे महल के रहस्यों की ओर खींचने का प्रयास कर रहे थे। उसके मुंह पर एक हल्की लेकिन तीखी मुस्कान खेल गई, जैसे उसे हर बात समझ आ चुकी हो। परंतु शांगुआन फेन का यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। उन्होंने जुओ फैन के कंधे पर हाथ रखा और गुस्से से बेली जिंगवेई की ओर घूरते हुए कहा, बेली लिचेंग, तुम्हारा क्या मतलब है? मास्टर जुओ कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वह हमारे क्षेत्र की सबसे काबिल प्रतिभा है। उनके जाने से पहले यह मेरा कर्तव्य है कि मैं उनके साथ अच्छे संबंध रखूं। तुम्हारे गंदे नियम यहाँ काम नहीं करेंगे। मास्टर जुओ इस राजा के लिए अनमोल है। जुओ फैन ने यह सब सुना, लेकिन उनकी आंखों में शांति और चेहरे पर हल्की मुस्कान बरकरार रही। अचानक उन्होंने शांगुआन फेयुन की बात काटते हुए कहा, फेयुन तलवार राजा, आपकी यह हवेली काफी चर्चित है। क्या यहाँ कुछ ऐसा है जिसे देखने का मौका दिया जा सकता है? शायद कोई तमाशा या कोई अद्भुत दृश्य?
ये सुनकर शांगुआन फेन चौंक गए। उनके चेहरे पर हल्की घबराहट झलकने लगी। ये ऐसा था मानो जुओ फैन ने उनकी योजना को भांप लिया हो। एक पल के लिए वह स्तब्ध रह गए, लेकिन जल्द ही उन्होंने खुद को संभाल लिया और हंसते हुए बोले, ओह बिल्कुल मास्टर जुओ, हमारे यहाँ ऐसे चमत्कार हैं जो शायद आपको कहीं और देखने को न मिले। अगर आप देखेंगे तो यकीनन यह अनुभव आपको जीवन भर याद रहेगा। चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ। जुओ फैन ने अपने हाथ रगड़ते हुए उत्साह दिखाया। उनकी आंखों में छिपा हुआ आत्मविश्वास और तीक्ष्णता साफ झलक रही थी। ये जानने के बावजूद कि सब कुछ शांगुआन फेन की योजना का हिस्सा है, जुओ फैन का असली उद्देश्य उनके सामने की जादुई दुनिया को जानना था। शांगुआन फैन और जुओ फैन के बाहर जाते ही डैन किंगशेंग ने हल्की हंसी के साथ बेली जिंगवेई की ओर देखा और कहा, बेली लिचेंग, तुम और शांगुआन तलवार राजा इतना नाटक क्यों कर रहे हो? वह बच्चा तुमसे एक कदम आगे है। उसने सब कुछ समझ लिया और सीधे विषय पर आ गया। अब सोचो ये सब तमाशा क्यों? सीधा उसे बगीचे में ले जाते। बेली जिंगवेई ने ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया, वह लड़का सच में जासूसों का बेताज बादशाह है। उसने किसी चीज को छुपाने की कोशिश भी नहीं की और सीधे अपने उद्देश्य को सामने रख दिया। अगर हमें उसकी असलियत का अंदाजा न होता तो अब तक उसे कालकोठरी में डालकर सख्ती से सवाल किए होते। डैन किंगशेंग ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, तुम उसके बारे में कितना जानते हो बेली लिचेंग? जितना तुम सोचते हो ये लड़का उससे कहीं ज्यादा खतरनाक और चतुर है। दूसरी ओर शांगुआन फैन जुओ फैन को हवेली के एक आंतरिक आंगन की ओर ले गए। जुओ फैन की आंखों में चमक आ गई। ये वही स्थान था जो नक्शे पर अधूरा चिन्हित था। उन्होंने गहरी सांस ली और उनकी भौहें थोड़ी उठ गई। उन्होंने महसूस किया कि वह अपनी मंजिल के बहुत करीब पहुंच गए हैं। उन्होंने अपने मन में सोचा, यहीं शायद इस जगह का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। उन्होंने शांत स्वर में खुद से कहा, अब यह देखने का समय है कि यह तियानडी फेंगशु क्या है। अचानक झरने से गिरते पानी की आवाज ने जुओ फैन के कानों में जैसे एक संगीत की लहर छोड़ दी। उसकी आंखें चमक उठीं और दिल में जो उत्साह का तूफान था वह खुद को रोक नहीं सका। उसका शरीर हल्का सा कांप उठा, जैसे कोई अद्भुत रहस्य सामने आ खड़ा हो। लेकिन शांगुआन फैन को इस सब का एहसास नहीं था। वह बस आगे बढ़ते जा रहे थे। बहुत जल्दी वे सभी एक ऊंचे झरने के पास पहुंच गए। सामने एक आकाशगंगा सीधा नीचे गिर रही थी, जैसे 9 दिनों से कोई तारा पृथ्वी पर आ रहा हो, और उसकी चमक में एक क्रिस्टल जैसी भव्यता थी। यह झरना बाकी झरनों से बिल्कुल अलग था। यहाँ कोई चट्टान नहीं थी, केवल पानी था जो हवा में निलंबित था और फिर एक घुमावदार चैनल के रूप में ऊंचाई तक चढ़ रहा था। यह दृश्य किसी अद्भुत जादू से कम नहीं था, जैसे पानी ने खुद को नया रूप दे लिया हो, जो हवा में इठलाता हुआ आकाश को चूमता हो। जुओ फैन ने इस अजीब दृश्य को देखा और खुद को पूरी तरह से रोक नहीं पाया। एक कहावत थी, लोग ऊंचाई पर चलते हैं और पानी नीचे बहता है, पानी अदृश्य होता है, पहाड़ नहीं। लेकिन अब यह सच साबित हो रहा था। यहाँ पानी केवल दृश्य था, बल्कि गति, जीवन और सौंदर्य का रूप भी था। वह जलधारा इतनी खूबसूरत थी कि शब्दों में बांधना मुश्किल था। अब तक शांगुआन फेन की चुप्पी से भी ज्यादा समझ में आ रहा था कि ये वही स्वर्ग और पृथ्वी की हवा की गुफा थी जिसके बारे में वह हमेशा से सोचते आए थे। अपनी गर्वित मुस्कान के साथ शांगुआन फेन ने उंगली उठाई और जोर से हंसते हुए कहा, हे मास्टर गु, क्या मैंने नहीं कहा था? ये एक ऐसी जगह है जो पूरे महाद्वीप में भी बेहद दुर्लभ है। लैंगहुआन जल मंडप, जहां पानी अपनी जड़ें नहीं फैला सकता फिर भी आकाश में तैरता है। ये यहाँ की विशेषता है। पानी चट्टानों की तरह ठोस, हवा की तरह हल्का और आत्मा को शांत करने के लिए एक आदर्श स्थान है। ये जल काया के लिए सर्वोत्तम है, लेकिन हाँ, अग्नि आधारित साधनाओं के लिए यह सही नहीं है। जुओ फैन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और हल्के से कहा, यह सच है, फिर भी यह अभ्यास के लिए एक बेहतरीन स्थान है। फेयन जियानवांग को तो यहाँ पर खुद को निखारने के लिए एक आदर्श जगह मिल गई है। कोई इसे देखकर ईर्ष्या कर सकता है। शांगुआन फेयन ने हल्के से हंसते हुए अपना हाथ लहराया और कहा, कहाँ? यह स्वर्ग और पृथ्वी का उपहार है और केवल राजा को ही इसका लाभ मिल सकता है। इस जगह के गुण वाकई अद्भुत हैं, लेकिन इसे पूरी तरह से समझना बहुत कठिन है। इसके लाभ अनगिनत हैं। जुओ फैन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और फिर सहमति दी, जैसे उसने कुछ महत्वपूर्ण महसूस किया हो।
लेकिन तभी अचानक भन भनाना, जुओ फैन के दाहिने हाथ से एक अजीब लाल रंग का दाना बाहर आया और उसी समय छड़ने से एक हत्यारापन लहर फूटी जो सीधे जुओ फैन की ओर बढ़ी। वह अपने पुतलियों को सिकुड़ने से रोक न सका और पूरी स्थिति में एक अजीब सी चुप्पी छा गई। सभी लोग स्तब्ध थे, न समझ पा रहे थे कि यह क्या हो रहा था। शांगवान फेन का चेहरा एक पल के लिए सख्त हो गया और वह द्रुत गति से पलटते हुए खुद को रोक नहीं पाए। इस महल में शांगवान परिवार कभी भी किसी के जीवन को खतरे में डालने की बात नहीं सोचता था। फिर यह हमला किसने किया? कौन ऐसा जोखिम ले सकता था?